हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो कल ऐसा ही हुआ, कल मैंने एक मॉक टेस्ट लगाया था जो कि था दिल्ली पुलिस का। तो मैं 9 बजे तक शाम को, मतलब रात की बात कर रही हूँ, 9 बजे तक अपनी पढ़ाई कर रही थी। उसके बाद थोड़ा सा बोर होगी तो मुझे लगा एक मॉक टेस्ट लगा लेते हैं, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि भाई 9 बजे और आप सोने लग जाओगे तुरंत। अब थोड़ा सा बोर हो रहा है तो इससे अच्छा है कि कुछ ऐसा काम कर लो जिसको करने में आप थोड़ा सा बिजी हो जाते हो। तो इसलिए मॉक टेस्ट मैं कभी कभी शाम को लगा लेती हूँ। तो ऐसा हुआ था, क्योंकि जब एक बार आप शुरू कर देते हो ना मॉक टेस्ट लगाना, और जैसे ही 2-3 मिनट हुए उसके बाद आप पूरा मॉक टेस्ट में इतना बिजी हो जाते हो, टाइम का पता नहीं चलता। तो इसलिए मैंने फिर शाम को, मैं आई थिंक 9 बजे के करीब मैं मॉक टेस्ट लगाने के लिए बैठी थी। दिल्ली पुलिस का 19 जनवरी का मैंने RWA का मॉक टेस्ट लगाया था। और एक चीज़ मुझे आप सभी को बतानी है कि ये मेरा दिल्ली पुलिस का एकदम पहला मॉक टेस्ट था। इससे पहले ना मैंने कभी दिल्ली पुलिस का पेपर दिया है, ना ही कभी कोई मॉक टेस्ट लगाया दिल्ली पुलिस का। तो एक चीज़ जो मुझे आप सभी के साथ शेयर करनी थी, मुझे अभी तक ये वाला मॉक टेस्ट देने के बाद ही मुझे पता चला कि मैंने बहुत टाइम पहले, जब मैं ग्रेजुएशन में पढ़ती थी उस टाइम पर, मतलब मैंने उस टाइम पर जब मैं ग्रेजुएशन में पढ़ रही थी, मतलब तो उस टाइम पर मैंने अपनी तैयारी करना भी शुरू नहीं की थी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की। और उस टाइम पर मैंने SSC CPO का फॉर्म फिल किया था, और मतलब ऐसे फॉर्म फिल कर दिया था मजे मजे में कि मेरे सभी दोस्त फॉर्म फिल कर रही थी, तो उन्होंने बोला कि तू भी कर दे। SSC CPO का फॉर्म फिल किया और सेंटर भी मेरा मेरठ में ही गया था, क्योंकि हमारे आसपास में यहाँ अगर सेंटर कहीं जाता है सिटी में तो मेरठ में ही जाता ज़्यादातर। तो सेंटर भी मेरा मेरठ गया था, मेरठ में ही मैं पढ़ती थी, तो इसलिए मुझे आसान हो गया था SSC CPO का एग्जाम देना। पर पढ़ा कुछ नहीं था मैंने उस टाइम पर, मैंने वो पेपर दे दिया। और उसके बाद मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैंने दिल्ली पुलिस का पेपर दिया है, कांस्टेबल वाला पेपर। इसलिए ना मुझे अभी तक भी मेरे माइंड में सिर्फ यही ध्यान था कि शायद मैंने एक बार दिल्ली पुलिस का पेपर दिया है, और दिल्ली पुलिस के पेपर के अंदर इंग्लिश आती है, जबकि वो था SSC CPO का, यानी कि सब इंस्पेक्टर का, उसके अंदर। और उसके बाद जब मैंने उसका रिजल्ट चेक किया, SSC CPO का रिजल्ट मुझे याद नहीं है मैंने कौन से ईयर में दिया था। तो जब मैंने उसका रिजल्ट चेक किया ना, तो मेरे आई थिंक 25 नंबर बने थे मेरे उसके अंदर। क्योंकि मैंने आप सभी को बताया ऐसे ही बस मजे मजे में फॉर्म फिल कर दिया था कि मेरी सारी सहेलियाँ फॉर्म फिल कर रही थी, मैंने भी कर दिया। और जब रिजल्ट देखा 25 नंबर बने, क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं था, क्योंकि ना तो मैंने कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना शुरू की थी, वो रिजल्ट रहा था। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी बतानी थी। मुझे भी अभी पता चला कि वो जो मेरा एग्जाम था वो अलग था, और दिल्ली पुलिस का ये जो कांस्टेबल वाला होता है ये अलग होता है। तो सबसे पहले जो ये मैंने मॉक टेस्ट लगाया था ना, तो सबसे पहले देखो मुझे यही नहीं पता था कि इसके अंदर सब्जेक्ट, तो मुझे पता था कि मैथ आता है, रीजनिंग होगी और GK GS वाला पार्ट होगा, कंप्यूटर होगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि किस पार्ट के कितने क्वेश्चन बनते हैं। मैं सिर्फ ऐसे ही मॉक टेस्ट लगाने के लिए बैठ गई थी कि मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चन की, मिक्स्ड क्वेश्चन की, एक टाइम के अंदर, कन्फर्म टाइम के अंदर, एक फिक्स टाइम के अंदर करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। इसलिए मैंने मॉक टेस्ट लगाया था, क्योंकि इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर दिए थे। मुझे ये भी नहीं पता था कि निगेटिव मार्किंग कितनी की है, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए थे। तो स्कोर बहुत बेकार सा रहा है, क्योंकि GK GS वाला पार्ट इतने नंबर का आता है, मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि 50 नंबर की GK GS आ रही है। और जबकि GK GS वाला पार्ट मेरा सबसे ज़्यादा बेकार है। अगर 50 नंबर की GK GS आ रही है तो मेरे उसमें मुझे 30 लाना भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, तो 30 नंबर भी लाना 50 में से। और कंप्यूटर मैंने कभी नहीं पढ़ा, कंप्यूटर के भी 10 क्वेश्चन आए थे जिसमें से मेरे कुछ नहीं हो पाए, क्योंकि कुछ मैंने पढ़ ही नहीं रखा। जो थोड़ा नॉर्मल सा कंप्यूटर होता है उसके बारे में तो चलो फिर भी पता होता है, लेकिन जो MS Excel के क्वेश्चन आ रहे थे कुछ नहीं पता चल रहा था मुझे, एकदम सिर के ऊपर से जा रहे थे। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे कि दिल्ली पुलिस का पहला मॉक टेस्ट कैसा रहा, कितने क्वेश्चन गलत हुए, कुछ क्वेश्चन में जहाँ पर मैं अटकी थी, या जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि थोड़ा आसान थे फिर भी गलत हुए थे, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे। लेकिन दिल्ली पुलिस में जो चीज़ मुझे थोड़ी ठीक लगी वो थी कि मैथ और जो रीजनिंग का लेवल था वो थोड़ा ठीक था, मतलब आसान सा था। और जबकि जो हम अपना UPSI का पेपर देते हैं उसके अंदर जो मैथ्स होता है ना वो अलग ही रहता है, और जो दिल्ली पुलिस का जो मैथ्स था वो थोड़ा सा आसान था। कंप्यूटर भी थोड़ा ठीक हो सकता था अगर हम पढ़ते, तो मेरे बिना पढ़े तो ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं आए हैं, लेकिन अगर हम कंप्यूटर को थोड़ा सा भी पढ़ लें, 20-25 दिन के करीब या 1 महीना अगर हम कंप्यूटर पढ़ते हैं तो ठीक स्कोर हो सकता है। GK GS का तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता रहता। GK GS मैं आज पढ़ती हूँ और कल भूल जाती हूँ अगले दिन, मतलब इतना बुरा हाल है GK GS के अंदर। तो फिलहाल बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की जो मुझे मेरे गलत भी हुए हैं, कुछ अटपटे से थे। एक बार उन सभी क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर स्कोर देखते हैं कि क्या रहा था स्कोर मेरा। तो GK GS वाले पार्ट के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा एक उत्सव भी है और नृत्य भी है। तो इसका था बिहू। जो भी लोग CTET एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे वो जरूर रिलेट कर पाएंगे इस क्वेश्चन से, क्योंकि CTET के अंदर ये हमें बहुत बार पढ़ाया जाता है। बिहू होता है, असम में मनाया जाता है, ये एक त्यौहार भी होता है और ये एक तरह का नृत्य भी है। जैसे हम पढ़ते हैं कि मिजोरम में चिराव नृत्य मनाया जाता है, चावल की फसल जब वहाँ पर होती है मिजोरम में, ये ना जो चिराव है, चिराव मतलब बांस की सहायता से किया जाता है मिजोरम में, ऐसे ये है जो इधर नॉर्थ ईस्ट के जो ये डांस है ये उसमें ही आता है बिहू। तो ये वाला क्वेश्चन था GK GS वाले पार्ट के अंदर, तो 1 नंबर इसने मेरा बना दिया था CTET की तैयारी करने की वजह से। और हाँ, मैथ के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि किसी आयत के परिमाप और लंबाई के बीच इतना अनुपात है 5:2 है, यदि आयत का क्षेत्रफल 256 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आयत की चौड़ाई क्या होगी। ये क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन देखो देखने में कितना आसान सा लग रहा है, पर फिर भी मुझे इसे करने में बहुत टाइम लगा था। पता नहीं मैं कहाँ गलती कर रही थी, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे बहुत देर लगी थी इसे करने में, आई थिंक 5 मिनट लगी होंगी शायद।
अच्छा, उसके बाद एक और क्वेश्चन था जीके जीएस वाले पार्ट के अंदर। एक क्वेश्चन था, सोनार एक उपकरण है जो वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है। तो ये मैंने लगा दिया था क्योंकि थोड़ा बहुत साइंस वगैरह पार्ट वाला पढ़ रखा है, साइंस का थोड़ा पार्ट पढ़ रखा है मतलब। तो ये था जल के नीचे यानी कि अंडर वाटर में देखने के लिए कि उसकी दूरी कहाँ पर है किसी भी चीज़ की। तो ये काम करता है अल्ट्रासोनिक। दो तरह का है ना कि एक अल्ट्रासोनिक एक इंफ्रासोनिक है। तो मतलब इंफ्रासोनिक इतनी छोटी या इतनी ऐसी तरंगें होती है ना जो हम नहीं सुन सकते, क्योंकि हमारे सुनने की क्षमता तो सिर्फ 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की होती है। लेकिन जो इससे कम होगी, जो 20 हर्ट्ज से भी कम होती है ना, इस तरह की ध्वनियाँ सुन सकते हैं। जैसे कि वेल हो गई, वेल या राइनो वगैरह सुन सकते हैं इस तरह की ध्वनि। तो इसका भी ना एक एग्जांपल है, अगर आप सभी को पता हो, जब 2004 के अंदर, आई थिंक 2004 ही था ईयर, अंडमान निकोबार में ना एक जनजाति रहती थी। तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ के जो भी एनिमल्स थे ना उनका अलग तरह का बिहेवियर हो गया। तो लोग समझ गए कि कुछ अलग चीज़ है, मतलब जो वहाँ जितने भी जानवर थे वहाँ के, वो अलग तरीके से व्यवहार कर रहे थे। तो लोग समझ गए थे कि कुछ ना कुछ मतलब आपत्ति आने वाली है, तो वहाँ से वो चले गए थे। और जिस वजह से वो बच भी गए थे, क्योंकि 2004 के अंदर अंडमान और निकोबार में सुनामी आई थी। तो ये इसी का एग्जाम्पल है कि जो जानवर होते हैं ना, इनको पहले से ही पता चल जाता है, जो इतनी छोटी तरंगें सुन सकते हैं जैसे कि वेल हो गई, राइनो वगैरह हो गए, और जो ऐसी तरंगों को सुन नहीं सकते जैसे कि चमगादड़ होता है। ये काम करता है चमगादड़ जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स के उस पर। जब आपने देखा होगा ना रात में कैसे उड़ते रहते हैं, बिल्कुल सही, कभी टकराते नहीं है ये, क्योंकि ये ना ऐसे काम करते हैं जैसे सोनार काम करता है। सोनार मतलब ऐसा है कि किसी भी चीज़ से जो तरंगे होंगी टकरा के जब वापस आएंगी उससे पता चलेगा कि कितनी डिस्टेंस है। तो ये वाला क्वेश्चन चलो ठीक है, जो भी था मतलब हो गया था ये। तो ये था, ये जो सोनार वाला क्वेश्चन है ये मैंने इसलिए डिस्कस किया क्योंकि ये ना बहुत बार आया हुआ है। ज़्यादातर जब भी मैं कोई मॉक टेस्ट देती हूँ कहीं ना कहीं आ ही जाता है ये क्वेश्चन। तो उसके बाद रीजनिंग का एक क्वेश्चन था। रीजनिंग में मेरे एक ही क्वेश्चन गलत हुआ था, वो ये वाला था कि 4, 140 और 6 इनके बीच क्या रिलेशन है। और जिस मतलब जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, जो एक ब्रैकेट के अंदर तीन अलग अलग संख्याएं लिख दी जाती हैं, ये मेरा बहुत कम चांस होते हैं इसके ठीक होने के। ज़्यादातर मेरा ये गलत ही होता है। तो मुझे बताओ इनकी मैं कहाँ से प्रैक्टिस करूँ, क्योंकि ज़्यादातर हर सेट के अंदर, हर जितने भी मॉक टेस्ट लगाती हूँ, ये क्वेश्चन मेरे गलत ही जाते हैं ज़्यादातर। क्योंकि एक तो या तो कभी इनमें जोड़ कर देखो, फिर इनको घटा कर देखो, कभी इनकी गुना करके देखो, कभी इनको भाग देकर देखो, कभी इनका स्क्वायर करके देखो। इसलिए मुझे बहुत इरिटेटिंग लगते हैं ऐसे क्वेश्चन और हो नहीं पाते मेरे सही से। तो मैंने तुक्का ही लगाया था ये, जो कि मेरा गलत था, हुआ नहीं था ये क्वेश्चन मेरे से। और उसके बाद मैथ्स की मैं बात करूँ ना, मैथ्स के अंदर एक क्वेश्चन था कि ए तथा बी 2 स्टेशन है, कोई ट्रेन ए इधर से इतने की चली है और इतने की चली है, औसत चाल पूछी हुई थी। इसमें मैंने लगाया था औसत चाल बराबर 2xy अपॉन x+y। ऐसे करके मैंने इसे सोल्व करने की कोशिश की, ऑप्शन रखकर पुट कर मतलब करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं आया था। तो ये वाला क्वेश्चन भी मतलब कहने का मतलब यही है कि मेरा हुआ नहीं था। एक बार बता देना कैसे होना था ये पूरा, क्योंकि इन्होंने तो पूरा दशमलव में ला रखा है आंसर भी, 49.77। तो ये क्वेश्चन था जो मैथ्स के अंदर गलत हुआ था, और जो रीजनिंग में गलत हुआ था वो भी मैंने बता दिया। दोनों के अंदर एक एक क्वेश्चन गलत हुए थे। इस वाले पार्ट के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से क्या भारत में हरित क्रांति का एक नकारात्मक प्रभाव है। तो पहला इसका ऑप्शन था कि भूजल स्तर का ह्रास हुआ है, मृदा की गुणवत्ता में गिरावट हुई है, बढ़ी हुई इनपुट लागत। तो मैंने तो लगाया था कि दूसरा, चलो ठीक है कि मृदा की जो गुणवत्ता है वो थोड़ी सी खराब हुई है हरित क्रांति आने की वजह से। बढ़ी हुई इनपुट लागत भी चलो मान लिया कि लागत ज़्यादा लगती है, लेकिन ये भूमिगत जल स्तर का जो ह्रास हो रहा है इससे क्या मतलब है। तो इन्होंने तो तीनों ही माना है, इसको एक बार एक्सप्लेन कर देना जिसको भी पता हो इसका क्या होना चाहिए था। क्योंकि हरित क्रांति के कुछ सकारात्मक प्रभाव हुए थे चलो, पर कुछ नकारात्मक भी थे, क्योंकि उसके कुछ टाइम बाद स्टार्टिंग में तो जो मतलब उपज थी अच्छी हुई थी, लेकिन फिर बाद में थोड़ी सी डिक्रीज हुई थी क्योंकि मिट्टी थोड़ी सी अच्छी खराब हो गई थी, मतलब मिट्टी इतनी सही नहीं रही थी। लेकिन फिर भूमिगत जल का ह्रास होना, इससे क्या रिलेशन है, जो इन्होंने तीनों को ही माना है। एक बार इसे एक्सप्लेन कर देना प्लीज़, जिसे भी पता हो। एक क्वेश्चन आया था जीएस वाले पार्ट से कि स्ट्रेट ड्राइव शब्द किस खेल से संबंधित है। तो भाई क्रिकेट वालों को तो पता होगा, मैंने तो बैडमिंटन लगा दिया था, मुझे नहीं पता था क्या होता है। मतलब क्रिकेट देखती हूँ पर इतना ज़्यादा मुझे इतना नहीं पता था कि स्ट्रेट ड्राइव किसे बोलते हैं। तो जी क्रिकेट वालों को पता होगा, जो लोग क्रिकेट के बहुत ज़्यादा देखते हैं। एक क्वेश्चन था कंप्यूटर वाले पार्ट के अंदर कि MS Excel 2010 की वर्कशीट में ये इसको खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, ये था। तो देखो मैंने मतलब इस क्वेश्चन को मुझे पता नहीं था क्या था, क्योंकि मैंने बताया आप सभी को MS Excel के बारे में कुछ नहीं पता मुझे, जीरो नॉलेज है इसकी। मैंने लगाया Ctrl+D होगा, क्यों डी मैंने पता क्यों लगाया, इधर देखो इधर लिखा है ना डायलॉग बॉक्स, तो मुझे लगा डायलॉग बॉक्स का D हो सकता है यहाँ पर। तो ये लॉजिक लगा के, ये रीजनिंग लगा के मैंने ये D ऑप्शन लगाया था। तो ये गलत हो गया मेरा, जो कि पहला होना चाहिए था। तो देखो, तो जब मुझे नहीं पता होता किसी ऑप्शन का, तो जब मैं तुक्का भी लगाती हूँ तो कुछ ना कुछ उसमें रीजनिंग लगाने की कोशिश करती हूँ कि शायद कहीं से ठीक हो जाए। तो इसलिए मैंने इसका Ctrl+D लगाया था, जो कि नहीं था। बाद MS Excel का एक क्वेश्चन आया था कि इस फॉर्मूले का क्या परिणाम है, 8/4, और ये फिर तीर का निशान लगा हुआ था और फिर 2 लिखा हुआ था। पता नहीं मैंने कैसे करा था ये सोल्व। मैंने इस जो निशान था मैंने शायद इसको गुणा का माना या भाग का माना, पता नहीं क्या माना, लेकिन मेरा 4 आया था इसका।
और इन्होंने बोला है 0.5। ये वाला क्वेश्चन कैसे हुआ था एक बार प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन कर देना इसको। तो यही थे कुछ क्वेश्चन जो मुझे आप सभी से थोड़े से बताने थे, डिस्कस करने थे। जो कुछ गलत हुए थे मैथ्स के अंदर मैंने बता दिए थे। अब बात करते हैं कि ओवरऑल टाइम कितना लगा था इसे करने में। मेरा इसे करने में पूरा जो टाइम लगा था 1 घंटा 9 मिनट का लगा था, और 21 मिनट के करीब मेरे इसमें बच गए थे, क्योंकि मुझे तो टाइम का नहीं पता था कि इस पूरे पेपर को करने में कितना टाइम, मतलब कितना टाइम मिलता है पूरा पेपर करने में। तो मैंने जल्दी किए थे सभी क्वेश्चन। फिर जब मैंने देखा बाद में टाइम बच गया, फिर मैंने दोबारा भी सारे क्वेश्चन देख लिए, उसके बाद भी टाइम बचा हुआ था। फिर मैंने सोचा कि सबमिट करती हूँ। अब फिर वो होता है ना कि जब एक बार हो जाते हैं तो बार बार देखने का मन नहीं करता। 21 मिनट के करीब बचे हुए थे, मैंने तभी सबमिट कर दिया था, क्योंकि जो क्वेश्चन नहीं आते, अब जीके जिस वाले पार्ट में मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो मैं उसको कितना ही देख लूँ, कितनी बार पढ़ लूँ, वो ठीक तो मैं कर नहीं पाऊंगी जब मुझे नहीं पता। इसलिए फिर बीच में सबमिट कर दिया था। तो अब बात करते हैं ओवरऑल स्कोर की कि किस सब्जेक्ट में क्या स्कोर रहा है। तो कंप्यूटर की सबसे पहले बात करते हैं। कंप्यूटर में मेरे 3 क्वेश्चन ठीक हुए हैं सिर्फ, और 7 क्वेश्चन गलत हैं। अब जब भी मैं नेक्स्ट दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट दूंगी, सबसे पहला तो कि मैं कोई भी उल्टा सीधा क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं करूंगी। जो मुझे नहीं आता वो मैं अटैम्प्ट ही नहीं करूंगी। इसमें तो मुझे नहीं पता था कि कितने की निगेटिव मार्किंग है, क्या है, निगेटिव मार्किंग है भी या नहीं भी, इसलिए मैंने सारे ही कर दिए थे। और कुछ मैंने इसलिए भी किया था कि मुझे सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करने थे। तो इसमें 3 ठीक हैं, 7 गलत हैं। कुछ नहीं आता था मुझे कंप्यूटर में सही में। ये 2-3 क्वेश्चन बस आते थे ऐसे ही, क्योंकि जनरल नॉलेज से के थे वो क्वेश्चन, किसी उससे रिलेटेड नहीं थे। जैसे MS एक्सेल हो गया, इससे रिलेटेड नहीं थे वो, तो ये जनरल से क्वेश्चन हो गए थे। बहुत कम स्कोर है कंप्यूटर में भी। उसके बाद जीके जीएस वाले की बात करूँ तो मैं 21 क्वेश्चन ठीक हैं और 29 क्वेश्चन गलत हैं यहाँ पर भी मेरे। जीके जीएस में भी बहुत ही बेकार हाल है, मुझे लगता है 30 क्वेश्चन भी हो जाते ना तो 30 भी बहुत था। 30 ठीक है, 29 गलत हैं। 19 मिनट करने में टाइम लगा था। और मैथ वाले पार्ट में 14 क्वेश्चन ठीक है, 1 क्वेश्चन गलत है, 24 मिनट इसे करने में लगे थे। और रीजनिंग के अंदर 24 क्वेश्चन ठीक है, 1 क्वेश्चन गलत है, 22 मिनट इसको करने में लगे थे। तो यही थे कुछ क्वेश्चन जो मुझे डिस्कस करने थे, तो यही थे। और हाँ, मैं फाइनल स्कोर को बताना भूल ही गई। फाइनल स्कोर था मेरा 52.5, 100 में से 52.5। तो मुझे लगता है बहुत ही कम था, लेकिन क्योंकि मैंने निगेटिव भी ज़्यादा अटैम्प्ट कर दिए थे। जीएस के अंदर जो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे थे वो भी मैंने कुछ ना कुछ टिक लगाकर, कुछ भी उन पर टिक करके बस सब अटैम्प्ट कर दिए थे, इसलिए भी मेरे ज़्यादा गलत हुए हैं। नेक्स्ट जब मैं दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट लगाऊंगी तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर मैं जितने क्वेश्चन मुझे आते थे वो सभी अटैम्प्ट करती तो शायद थोड़ा ठीक हो जाता, 60 के करीब करीब। तो यही था कुछ क्वेश्चन। 52.5 स्कोर रहा है। करेक्ट 62 क्वेश्चन ठीक है, इनकरेक्ट 38 हैं, एक्यूरेसी 62 है, और परसेंटाइल 81% है। तो यही कुछ रहा है स्कोर। तो बस यही था जो मुझे आप सभी के साथ शेयर करना था। अभी जो जब नेक्स्ट मॉक टेस्ट लगाऊंगी तब मैं बता दूंगी। इसमें तो मुझे याद ही नहीं रहा था, मतलब मैंने खुद से ही शाम को लगाया था मॉक टेस्ट। तो बाकी आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।